हेलो छात्रों, मैं हूं अनिल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा था काफ़ी दिन से, अब अनलॉक की प्रक्रिया भी चल रही है और अभी स्कूल कोचिंग सेंटर चालू नहीं हैं। फिर भी हम घर बैठे बच्चों के लिए वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करवा रहे हैं और सभी छात्र ध्यान से पढ़ भी रहे हैं हमारे। और हमने कक्षा 10 की मैथ का 2 अध्याय कंप्लीट करा दिए, आपका 1 अध्याय 2 अध्याय, और आज से हम शुरू करते हैं कक्षा 10 की गणित का 3रा अध्याय। तो 3रा अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता कि यदि आपको गणित में 100 में 100 अंक चाहिए, यदि आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, पूरी मैथमेटिक्स आपको यदि आना चाहिए, तो सबसे पहले हर अध्याय का बेसिक नॉलेज बहुत आवश्यक है। जिस बच्चे को अध्याय का बेसिक नॉलेज नहीं आता, समझो वो सवाल सिर्फ रटता है और रटने वाले का पेपर में 100 में 100 कभी नहीं आता। उसी बच्चे के 100 में 100 अंक आते हैं जो बच्चा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, और जिसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकी से क्लियर हैं, जिसका बेसिक नॉलेज अच्छा है, उसी बच्चे के नंबर 100 में 100 आते हैं। इस साल अभी तक 5-6 साल से हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे तो बच्चों के नंबर अधिकतम 98 तक हो रहे थे, लेकिन इस साल 100 में 100 नंबर हुए। क्यों? क्योंकि बच्चों ने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए और थोड़े से कॉन्सेप्ट की गलती से बच्चा 1 नंबर से ही चूक जाता है और 100 में 100 नंबर नहीं आ पाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि सबसे पहले आज हम अध्याय 3 10वीं एनसीईआरटी जो गणित है उसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग में। अब सबसे पहले इसमें 7 प्रश्नावली हैं और 7 प्रश्नावली नहीं पढ़ना। पहले हमें जो प्रश्नावली एक्सरसाइज डायरेक्ट पढ़ता है उसको सवाल पूर्णता नहीं समझ में आती। पहले तो अध्याय का बेसिक नॉलेज समझो। तो आज सिर्फ हम इसमें प्रश्नावली नहीं समझाएंगे आपको। प्रश्नावली कब समझ में आएगी? जब आपको अध्याय 3 का पूरा बेसिक नॉलेज समझ में आ जाएगा, बिल्कुल जड़ की समझ में आ जाएगी। तभी अपन, यदि मकान की नींव अच्छी होगी तो मकान कितना भी ऊंचा हो जाए गिरता नहीं है, उसी प्रकार से यदि अध्याय की नींव अच्छी हो जाए तो सवाल कितने भी कठिन हो हमें जरूर समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज 8 अगस्त 2020 को अध्याय 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग में। तो सबसे पहले समीकरण समझें आप लोग। 2 चर, माना कि 2 चर अपने, एक चर अपना x है, एक चर अपना y है, और पहले तो ये चर हो गए अपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक ये है जिसमें अधिकतम घात 2 हो, चर की अधिकतम घात 2 हो। जैसे x पर कोई घात नहीं है तो इस पर घात 1 मानी जाती है, और x पर घात 2 हो जाए तो ये द्विघात समीकरण कहलाता है। तो वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। तो लिखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर होना चाहिए उसमें। तो इसमें अपन ने एक चर x है और एक y है, और कैसे होना चाहिए? समीकरण होना चाहिए रैखिक। तो चलिए हम एक रैखिक समीकरण देख लेते हैं अपना। माना कि ax प्लस by बराबर c, और दूसरा अपना हो गया ax प्लस by बराबर c। अब इसमें हमारा जो x और y है ये अपनी चर राशि हो गई। ध्यान से समझना पूरा वीडियो, आपको 100% समझ में आएगा सारी चीज। और जो इसमें a b c हैं ये अपनी अचर राशि हो गई, ये अपनी अचर यानी संख्याएं हो गई। तो अपन एक काम, 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग। तो 2 चर अपन का रैखिक समीकरण योग में, योग माने होता है जोड़ा, यानी अपन 2 समीकरण लेंगे, इसका नाम दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1, इसका दे देंगे अपन समीकरण नंबर 2। समीकरण पहला है इसलिए यहाँ पर a1 कर देंगे, b1 कर देंगे और c1 कर देंगे। समीकरण दूसरा है इसलिए a2 कर देंगे, b2 कर देंगे और c2 कर देंगे। तो समीकरण अपना युग्म हो गया a1x प्लस b1y बराबर c1 समीकरण 1, दूसरा हो गया a2x प्लस b2y बराबर c2। तो ये तो अपने दोनों समीकरण रहे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इसकी सिचुएशन सुनो आप लोग। सबसे पहले यदि सिचुएशन ऐसी बनती है, नंबर 1, पहले मोस्ट ऑब्जेक्ट यहां से आना है, 2 नंबर के आपके क्लियर, 3 कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर आपका a1 के बटे में a2 है और बराबर b1 के बटे में b2 है, और ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं है, यानी ये दोनों संख्याएं यदि बराबर नहीं है, जैसे अपन कोई समीकरण लिख लेते हैं 6x प्लस 8y बराबर 7, और दूसरा लिख लेते हैं 3x प्लस 2y बराबर 5। अब हम समीकरण की तुलना करेंगे, जैसे ही समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण की तुलना करेंगे तो x से x कट जाएगा, a1 का मान कितना है 6, y से y कट जाएगा, b1 का मान कितना है 8, और c1 का मान कितना है 7, और a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान 5, और x और y तो हैंगी। अब आप लोग a1 बटे a2 यानी a1 का मान कितना है 6
और A2 का मान कितना है 3 बराबर B1 इसका मान कितना है 8 और यहाँ पर कितना है 2। अब जे दोनों बराबर तो नहीं है क्योंकि जे अलग है जे अलग है, जे दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 तो जो समीकरण है इसका एक अद्वितीय होगा, समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। सबसे पहले तो जा हो गई बात पहली कि जब A1 बटे A2 बराबर ना हो B1 बटे B2 तो सिचुएशन बनती है समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, एक बात हो गई। और जब अद्वितीय हल होगा तो दूसरी बात बनती है कि जो रेखाएं हैं, क्योंकि रैखिक समीकरण को हल करने की 4 से 5 विधियां हैं, तो जो पहली आलेखी विधि है इसमें रेखाएं जो हैं, क्योंकि 2 समीकरण हैं इसलिए 2 रेखाएं होंगी, एक रेखा और दूसरी रेखा। तो जब अद्वितीय हल होगा यानी एक हल होगा, अद्वितीय का मतलब है उसका हल होगा, और अद्वितीय हल होगा तो 2 रेखाएं दोनों समीकरण की एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। 2 बातें हो गई कि जब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, और जब अद्वितीय हल होगा तो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी यानी काटेंगी। और तीसरी सिचुएशन सुने आप लोग, जो समीकरण युग्म हैं, जो समीकरण के युग्म हैं दोनों वे एक दूसरे के संगत होंगे। तो 3 सिचुएशन अपनी आ गई इसमें कि जब सिचुएशन पहली स्टेप, इसमें 3 शर्तें हैं, ये 3 शर्तें जिसने याद कर ली समझ लीजिए उसके 1-2 नंबर के ऑब्जेक्ट पक्के हैं। आता है पेपर में कि जब A1 बटे A2 बराबर ना हो B1 बटे B2 तो समीकरण का कैसा हल होता है, ऊपर उत्तर में आ जाता है अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, तो आपको ध्यान होना चाहिए अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और जब प्रतिच्छेद करेंगी तो समीकरण के युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे एक दूसरे के, ठीक है ना। तो ये रहा अपना पहली शर्त हमें आशा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी पूर्णतः। अब आप लोग दूसरी शर्त समझे ध्यान से। इसी प्रकार से पहली शर्त अपनी जे थी, अब दूसरी शर्त समझा रहा है हमेशा बगल पर। अगर सिचुएशन ऐसी हो कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 बराबर नॉट C1, अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे A2 यानी जे समीकरण और जे समीकरण जैसे होते हैं 6/7 इतने भी हैं 6/7, लेकिन होते हैं 9/10, जा संख्या अलग होना चाहिए। अगर इन दोनों का मान बराबर है तब क्या होगा, तब सबसे पहले शर्तें सुनो, इसी प्रकार से 3 सुनना है। फर्स्ट, जब यहां पर अद्वितीय हल था यहां पर कोई हल नहीं होगा, यानी यहां पर जब A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 तब समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, लेकिन यहां पर कोई हल नहीं होगा, सबसे पहली बात। और जब कोई हल नहीं होगा तो यहां पर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही थी, यहां पर रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं समांतर होंगी एक दूसरे की, समानांतर पर वो अलग जाएंगी, क्योंकि समीकरण युग्म है ना 2 समीकरण, इसलिए वो अलग रेखा जाएगी, नीचे वाली अलग जाएगी, एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी। तो यानी रेखाएं कैसी होंगी, तो अपन लिख देंगे रेखाएं समांतर होंगी। और जब रेखाएं समांतर होंगी तो समीकरण संगत यानी साथ मिलेगी नहीं कभी, तो समीकरण युग्म कैसे होंगे, समीकरण युग्म असंगत होंगे, ध्यान रखना आप लोग। तो ये 3 बातें आपको इसमें भी याद रखना है। पहली शर्त A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, जब ऐसी शर्त हो तो 3 बातें हमने याद कर ली। और जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, अगर ऐसी हालत है तो इसकी भी 3 शर्तें अपन ने याद कर ली कि सबसे पहले अगर ऐसी हालत है तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर होंगी, और समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे, क्योंकि एक दूसरे को साथ मिलेंगे, समांतर रेखा है ना तो कभी नहीं मिलेंगे वे एक दूसरे को। हमें आशा है आप लोगों को ये भी पूरी समझ में आ गई होगी। अब आपको तीसरी सिचुएशन बताने जा रहे हैं। तीसरी सिचुएशन एक और है। तीसरी सिचुएशन अपनी है कि यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इसका मतलब है कि यदि A मान जैसे 1/2 1/2 1/2 अगर ये तीनों बराबर हैं तब क्या होगा। सबसे पहले इसकी भी 3 शर्तें हैं, 3 थी। यहां पर पहले में अद्वितीय हल था यानी कोई एक हल था, इसमें कोई हल नहीं था, यहां पर
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब ये तीनों बराबर होंगे तो समीकरण के हल कितने होंगे? तो अपन लिखेंगे समीकरण के हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, यानी अनंत अनेक हल होंगे, कई हल होंगे, उसमें गिनती नहीं है। यहाँ पहली स्टेप में कोई हल नहीं था, अद्वितीय हल था, दूसरी में कोई हल नहीं। अब यहाँ पर जब समीकरण के अनेक हल होंगे तो रेखाएं होंगी संपाती। जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी? संपाती। संपाती बोलते हैं जब कई हल होंगे और समान है सब, अनंत अनेक हल, तो एक रेखा पर कई रेखाएं होंगी, संपाती बोलते हैं। जब एक ही रेखा पर कई रेखाएं गुजरे तो उसको चीज को बोलते हैं अपन संपाती। प्रतिच्छेद अपन जानते हैं, पहले में प्रतिच्छेद कर रही थी रेखाएं, जब कोई हल नहीं होता तब अपनी रेखाएं समांतरित थी, एक दूसरे को मिली नहीं थी। और जब अनंत अनेक हल हैं अपने समीकरण के तब रेखाएं संपाती हैं, क्योंकि एक ही रेखा पर जब कई रेखाएं कई बार गुजरें तो उसको बोलते हैं संपाती। और जब संपाती होंगे तो जो समीकरण के युग्म होंगे वो आश्रित संगत होंगे। आश्रित संगत, पहले में संगत थे, दूसरे में असंगत, तीसरे में आश्रित संगत। तो ये रही अपनी तीन सिचुएशन। पहली स्टेप मैं आपको एक बार फिर से दोहराना चाहता, एक बार और आप लोग ध्यान से समझ लें, ठीक है ना। यदि समीकरण अपने दो हैं, एक बार फिर से हम दोबारा रिवीजन करवाते हैं आपका फिर से, और आप लोग फिर से समझ लें, तीनों को हम समझा रहे एक बार तुलनात्मक रूप से। यदि अपना समीकरण दो समीकरण है अपने, a1x + b1y = c1, दूसरा समीकरण है a2x + b2y = c2। अगर समीकरण जो दोनों हैं तो इसकी तीन शर्तें आप याद रखिए, जल्दी से हम रिवीजन करवा रहे। पहली शर्त अपनी थी कि यदि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2, यानी इसके मान बराबर ना हो, तब के लिए दूसरी शर्त अपनी थी कि अगर a1/a2 बराबर तो है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, तब हालात अपनी अलग थी। और तीसरी शर्त थी अपनी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर तीनों बराबर हों तो सिचुएशन सुने। सबसे पहले कि जब ये दोनों ही बराबर ना हो तो समीकरण का हल कैसा होता था? अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब है एक हल, यानी समीकरण का हल होता था। जब ऐसी हालत होती थी कि दोनों बराबर हो, तीसरा समान हो, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और तीसरी बात क्या थी कि जब ये तीनों बराबर हों तो अनंत अनेक हल होते थे, अनंततः अनेक हल, यानी समीकरण के कैसे हल होंगे? अनेक हल। इनसे ऑब्जेक्ट क्लियर आता है 100% पेपर में। अब अद्वितीय हल होगा तो जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी जो रेखाएं हैं वे क्या होंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं कैसी होती थी अपनी? हमने बताया था आप लोगों को समांतर। समांतर यानी एक दूसरे के बराबर। और जब अनंत अनेक हल होते थे तो रेखाएं कैसी होती थी? एक ही रेखा पे कई बार रेखाएं तो संपाती होती थी। अब आ जाओ समीकरण एक युग्म। यहाँ पर जब अद्वितीय हल होगा तो समीकरण के युग्म संगत होंगे, एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे को काटेंगे तो साथ रहेंगे। और जब समांतर होंगे तो असंगत होंगे, एक दूसरे को कभी साथ मिलेंगे ही नहीं, तो उसको बोलते हैं असंगत, यानी समीकरण युग्म कैसे होंगे? असंगत। और तीसरे में आश्रित संगत, क्योंकि एक ही रेखा पर है, आश्रित संगत उसको बोलते हैं अपन, आश्रित संगत। तो चलिए इस तीनों स्टेप में से, इन तीनों शर्तों में से प्रश्न कैसे बनते हैं हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न अपना आएगा माना कि पेपर में कि यदि दो समीकरण a1x + b1y = c1 है और a2x + b2y = c2 है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अगर ऐसी हालत है तो समीकरण युग्म कैसे होंगे? ऑप्शन आएगा अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, और अनंत अनेक हल। तो हमें पता होना चाहिए कि जब ये दोनों बराबर हो, तीसरा समान है, तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो याद रखिए आप लोग, प्यारे बच्चों सभी लोग, कि इस प्रकार से अपन कर देंगे। और यदि आता है तीनों बराबर हो तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। तो ये आपकी सिचुएशन पूरा कंप्लीट हो गया, बेसिक नॉलेज। और इसमें हम आपको बताने वाले हैं, अगली बात समझिए कि अपने जो दो रैखिक समीकरण होते हैं
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर अपन 0 भी कह सकते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों समीकरण होते हैं, इनको हल अपन कितनी विधियों से करते हैं? तो इनको हल करने की विधियां, यानी रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां कितनी हैं? तो विधियां सुनिए आप लोग। हल करने की विधियां हैं 5, याद रखिए आप लोग। पहली है आलेखी विधि, इसको अपन आलेख के रूप में करते हैं। और दूसरी विधि है अपनी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि है अपनी विलोपन विधि, विलोपन विधि। चौथी विधि होती है अपनी वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि। और पांचवी विधि होती है अपनी परावर्त विधि, परावर्त विधि। इसमें आप लोग याद रखें, इसमें x है, इसमें x है, इसमें y है, इसमें y है, इसलिए जो इसके आंसर होते हैं, एक हमेशा x का आंसर आता है, एक y का आंसर आता है। इसके 2 आंसर आते हैं रैखिक समीकरण में, क्योंकि 2 चर वाला रैखिक है, इसलिए दोनों चरों के आंसर आते हैं, x का y का। और 9th में अपन ने पढ़ा था एक चर वाला रैखिक समीकरण, उसमें एक चर होता था, या x होता था या y, इसलिए उसका आंसर 1 होता था। और अगर 3 चर वाला समीकरण हो तो उसके आंसर 3 आएंगे। और रैखिक बोलते हैं जिस पर अधिकतम घात 1 हो, तो इसमें घात वाला तो होगा ही नहीं। तो हल करने की विधियां हैं 5 आपकी। रैखिक समीकरण को हम 5 प्रकार से हल कर सकते हैं। आलेखी विधि से करेंगे समीकरण हल तो वही आंसर आएगा, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो वही आएगा, विलोपन विधि से हल करेंगे तो वही आएगा, वज्रगुणन विधि से करेंगे तो वही आएगा, और परावर्त विधि से करेंगे अपन तो वही आएगा। तो हम आपको अगले वीडियो में एक सवाल ऐसा लेके आएंगे कि जिसको हम 5 विधियों से समझ सकते हैं। और यदि आपने 5 विधि समझ ली तो समझ लो आपका अध्याय 3 50% कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हर सवाल को इन्हीं विधियों में से किसी ना किसी से करना है। तो सबसे ज्यादा जो यूजफुल विधि, सबसे सरल विधि है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि को हम विस्तार से समझेंगे, और कहीं कहीं प्रतिस्थापन विधि भी इसमें यूज होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को विलोपन विधि समझाएंगे। और यदि आपको ये पूरा हमारा ज्ञान समझ में आया है आज आपका, यदि आप हमसे पहली बार जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में वीडियो को भी भेज सकते हैं आप लोग। और पूरा ज्ञान आप लेते रहें, नियमित आपकी क्लासेस चलेंगी। और थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।